Welcome to 134. Kidnapping of Twinkle. Let's अमित start. सुशील और ट्विंकल के पीछे तेजी से चलने लगा। उसने देखा कि सुशील अपनी कार के पास जैसे ही पहुंचा, उसने ट्विंकल को कार में धक्का दिया और जल्दी से बैठाकर कार आगे बढ़ा दी। इससे पहले कि अमित कुछ समझ पाता, कार लाइव फार्मास्यूटिकल के मेन गेट की तरफ तेजी से निकल गई। अमित भागा और अपनी कार को पार्किंग से निकालकर सुशील की कार के पीछे तेजी से ड्राइव करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। वहीं गोरखपुर में आदित्य के घर के अंदर सन्नाटा था। आदित्य की मां ने कमरे से बाहर आकर देखा तो हॉल में आदित्य सोफे पर चुप बैठा हुआ था और उसके सामने उसके दादा और पापा बैठे थे। मां ने तभी पूछा, आप सब वापस आ गए? सब कुछ ठीक है? मां के इतने कहने की देर थी कि दादाजी अपनी जगह से उठे और चिल्लाते हुए कहा, जब औलाद आदित्य जैसी हो तो सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? इसे घर आए 2 दिन नहीं हुए और इसने फिर से अपना तमाशा शुरू कर दिया। तुम्हारे बेटे को जेल से छुड़ाकर लाए हैं। इसने ऑफिस जाकर गौतम को मारने की कोशिश की और अपने साथ भाड़े के गुंडे लेकर गया था। ये जो कल कसमें खा रहा था कि मैं सुधर गया हूं, एक दिन भी नहीं गया और इसने अपना रंग बताना शुरू कर दिया। इसके जैसी औलाद हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? दादाजी की ऊंची आवाज से मृणाली भी कमरे से निकलकर हॉल में आ गई। उसकी तरफ देखकर दादाजी ने कहा, मृणाली, तुम इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये किसी के साथ रहने लायक नहीं है। जिस डूबते बिजनेस को मैं हर कोशिश लगाकर बचा रहा हूं, ये उसे एक पल में खत्म करने पर तुला है। इसे तभी मार देना चाहिए था जब ये पहली बार नशा करके घर आया था। आदित्य ने ऊपर देखा और धीमी आवाज में कहा, दादाजी, आपको सब कुछ नहीं पता है। आदित्य, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस गौतम ने हमारी इज्जत और बिजनेस को बचाया है, जो अनजान होकर भी बेटे का धर्म निभा रहा है, तुम इसे क्यों मारने पर तुले हो? दादाजी ने कहा और आदित्य अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप जिसे अपना बेटा बोल रहे हैं वो साला आपको बर्बाद करने के लिए ही आया है। आपने कभी पापा से पूछा कि कंपनी के अकाउंट से एक साथ करोड़ों रुपए कहां गए, और वो भी कुछ ही महीनों में? इसके बाद आदित्य अपने पापा की तरफ पलटा और कहा, आप बताओ दादाजी को कि आपको किसने ब्लैकमेल किया और आपकी सालों की मेहनत से कमाए पैसों को महीनों में ले उड़ा। बताओ उन्हें कि जिस कंपनी को ये बचाने की बात कर रहे हैं, उसके डूबने के लिए जिम्मेदार कौन है? आदित्य के पापा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, आदित्य, अगर तुम कोई चीज सुधार नहीं सकते तो कम से कम उसे बिगाड़ो मत। जिन बातों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम उनमें मत उलझो। आदित्य के दादाजी खड़े हुए और आदित्य के पापा का हाथ पकड़कर उनकी तरफ देखने लगे। दादाजी ने पूछा, ये किस बारे में बात कर रहा है? किसने ब्लैकमेल किया? पापा, अब इसकी बातों में मत आओ। ये कुछ भी मन मर्जी से बातें बना रहा है। आदित्य ने तभी बीच में कहा, मन मर्जी से बातें बना रहा हूं? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप अकाउंट बुक्स दिखाओ कंपनी की और खुद देखो कि किसी एक अननोन अकाउंट पर एक साथ करोड़ों रुपए भेजे हैं। इतनी बात सुनते ही आदित्य के पापा ने उसे कॉलर से पकड़ा और उसे घर के बाहर धक्का देने लगे। आदित्य की मां बीच में आती इससे पहले ही आदित्य को पापा ने घर से बाहर कर दिया। आसपास कुछ लोग ये सब देखने के लिए इकट्ठा हो गए। तभी अंदर से मृणाली दौड़ती हुई आई और उसने हड़बड़ा कर कहा, पापा, दादाजी जमीन पर गिर गए हैं, जल्दी अंदर चलिए। इतना सुनते ही आदित्य के पापा और मां तेजी से अंदर गए। उन्होंने देखा कि दादाजी जमीन पर पड़े हैं और उन्हें दिल का दौरा आया है। आदित्य के पापा ने उन्हें उठाने की कोशिश की पर वो अकेले उन्हें नहीं उठा पा रहे थे। इतने में आदित्य की मां बाहर गई और बाहर खड़े आदित्य को मारने लगी और चिल्लाते हुए कहा, तू हम सबको मार देगा, बेशर्म, जाकर अपने दादा को उठा, यहाँ लाश बन के खड़ा मत हो। मां के इतना कहते ही आदित्य आगे बढ़ा और पापा के साथ दादाजी को उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद पापा ने गाड़ी निकाली और तेजी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मृणाली वहां खड़े ये सब देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने आदित्य की मां के पास जाकर उन्हें संभाला, जो अब जोर जोर से रो रही थी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर आदित्य के पापा ने गाड़ी रोकी। हॉस्पिटल स्टाफ अगले ही पल स्ट्रेचर लेकर बाहर आए और दादाजी को उस पर रखकर अंदर ले जाने लगे। उनके पीछे आदित्य और उसके पापा भी दौड़े। साथ चल रहे जूनियर डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ इन्हें? सर, ये खड़े खड़े गिर गए, लगता है हार्ट अटैक है। आदित्य के पापा ने जवाब दिया। स्ट्रेचर एक कमरे में घुसा और आदित्य के पापा और आदित्य को उसके बाहर रुकने के लिए कहा। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे जैसे चीजें बेहतर करने की तरफ बढ़ता है, चीजें और बिगड़ जाती हैं। वो दोनों पास ही लगी कुर्सियों पर बैठ गए। उसके पापा अभी भी कमरे के गेट पर खड़े थे। तभी एक डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा, आप चिंता मत करिए, ही इज आउट ऑफ डेंजर।
एक माइनर अटैक था। आदित्य के पिता ने राहत की सांस ली और फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो सिसक सिसक कर रोने लगे। आदित्य ने उनको कंधे से पकड़ा और चुप कराने लगा। आदित्य, तुम वापस चले जाओ और अब कभी वापस मत आना। हम कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, हम अपना हल खुद ढूंढ लेंगे। इससे पहले कि दादाजी हॉस्पिटल से बाहर आए, तुम अपना सामान संभालो और मनाली को लेकर वापस चले जाओ। आदित्य ने उन्हें पकड़े रखा और पूछा, लेकिन पापा, मैं आप सबको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? आदित्य के पापा ने तभी अपने आंसू पोंछे और फिर कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर हमें कुछ होगा तो वो तुम्हारे रहते होगा, तुम्हारे जाने के बाद नहीं। जब मैंने तुम्हें कल वो बात बताई थी तो इस उम्मीद से बताई थी कि तुम बड़े हो गए हो, बातों को समझने लगे हो। लेकिन मैं गलत था। आज तुम्हारी इस एक हरकत की वजह से मैं अपने बाप को खो देता। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आगे से तुम कोई और हरकत करो और हम में से किसी को भी कुछ बिगड़े। आदित्य अपने पापा से थोड़ा दूर हुआ और उसने फिर रूंधे गले से कहा, पापा, मैं जानता हूं कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको मुझ पर प्राउड हो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि आपकी और बाकी सभी लोगों की जान को खतरा है और उससे बचाने के लिए ही मैं वापस आया हूं। आदित्य के पापा ने उसकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आदित्य, अगर हमारी जान को खतरा है तो हम मरना मंजूर करेंगे, पर तुम्हारे साथ रहना नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं और कहता हूं कि इससे पहले दादाजी बाहर आए, तुम यहां से चले जाओ। ये बात सुनकर आदित्य अंदर से टूट गया और भीगी आंखों के साथ वो खड़ा हुआ और हॉस्पिटल के एग्जिट की तरफ जाने लगा। उसके पापा ने अपना मुंह नीचे कर लिया और सिर पकड़कर बैठ गए। आदित्य कुछ देर दरवाजे पर रुका और अपने पापा को ऐसे बैठे देख मानो उसका सब कुछ बिखर गया। उसके अंदर एक बवंडर उठा जो बाहर नहीं निकल सकता था और बस उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। जिन सब के लिए वो लड़ रहा था, आज वो ही उसके खिलाफ हो गए थे। आदित्य जानता था कि वो सही है और उसने जो किया वो भी सही है, लेकिन उसके दुश्मन उसके परिवार के इतने अंदर घुस गए हैं कि उन्होंने उसे ही मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। उसने अपने पापा की तरफ से नजर हटाने से पहले खुद से वादा किया, मैं आदित्य शंकर अब हर उस हद तक जाऊंगा जहां मैं अपने परिवार के रास्ते में आने वाले हर आदमी को हटाऊंगा, चाहे मुझे साम दाम दंड भेद सभी एक साथ क्यों ना आजमाना पड़े। इसके बाद वो एक झटके से बाहर निकला और हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जाने लगा। इस एक घटना ने नौजवान आदित्य को बड़ा बना दिया था। उसकी बचकानी हरकतें और जल्दी कोई भी डिसीजन लेने की आदत अब उससे दूर जा रही थी। जैसे ही आदित्य हॉस्पिटल से बाहर निकला, उसके हाथ को किसी ने पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसने देखा कि साधु के भेष में कोई आदमी है और इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता या करता, उसने आदित्य के कान में कहा, तुम जिस रास्ते पर हो, अगर इसी तरह से चलते रहे तो शायद कभी भी तुम अपने दुश्मनों को नहीं ढूंढ पाओगे। बुद्धि से युद्ध करो, हड़बड़ाओ मत। जमीन पर युद्ध से पहले, बल के इस्तेमाल से पहले बुद्धि स्थिर और मन शांत होना जरूरी है। एक योद्धा जब तैयार होता है तो वो युद्ध घोष कर सबको आगाह करता है कि वो युद्ध करेगा, क्योंकि उसे अपने बल पर भरोसा और निर्णय पर संतुष्टि होती है। ये युद्ध तुम्हें अकेले लड़ना है और छुपकर नहीं, ललकार कर लड़ना है। जाओ, एक विशाल युद्ध भूमि तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना कहते ही वो साधु ने आदित्य का हाथ छोड़ा और वो भी भीड़ में ओझल हो गया। आदित्य हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़ा था। पीछे से आ रही एम्बुलेंस की सायरन से वो वापस होश में आया और साइड में खड़ा हो गया। कुछ देर में उसने एक ऑटो को हाथ दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब आदित्य के जीवन में यहाँ उथल मच रही थी, तभी गुड़गांव में सुशील ने ट्विंकल को किडनैप कर लिया था। ट्विंकल पीछे वाली सीट पर चुप बैठी थी और सुशील ने उसके गले पर अपनी रिवॉल्वर लगा रखी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे करण की नजर बार बार रियर व्यू मिरर पर देख रही थी। उसने एक बार देखा और कहा, चाचा, ये कार हमारा ऑफिस से पीछा कर रही है। सुशील ने मुड़कर देखा
एक रेड कलर की वॉक्सवैगन कार कुछ दूरी पर नजर आ रही थी। तभी ट्विंकल का फोन बजा और उस पर नाम आया अमित। सुशील ने चिढ़ते हुए कहा, यार कौन है ये अमित? इतने फोन लगा रहा है, क्या चाहता है तुमसे? करण ने टोका और कहा, फोन उठाओ और पूछो इसे क्या काम है। सुशील ने ट्विंकल को इशारा करते हुए कहा, चालाकी बिल्कुल मत करना, वरना मैं गोली चलाने से पहले सोचूंगा भी नहीं। ट्विंकल ने डरकर फोन उठाया और तब अमित ने पूछा, हेलो ट्विंकल, ये सुशील तुम्हें कहां ले जा रहा है? इतना सुनते ही सुशील उसे चुप रहने का इशारा करता है और अमित की आवाज दोबारा आई, हेलो ट्विंकल, हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं। इतना सुनते ही सुशील ने फोन काटा और फिर ट्विंकल को एक थप्पड़ मारकर गुस्से से पूछा, कौन है ये अमित? ये मेरा फियांसे है, ट्विंकल ने डरी हुई आवाज में कहा। ये सुनते ही सुशील के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने कहा, करण, गाड़ी को तुम दारू फैक्ट्री की तरफ मोड़ लेना। जी चाचा, करण ने जवाब दिया और गाड़ी तेज कर ली। ट्विंकल का फोन दोबारा बजना शुरू हो गया। इस बार सुशील ने उसके फोन को उठाया और कार से बाहर फेंक दिया। ट्विंकल की आंखों से आंसू अब गालों तक आ गए थे और वो सिसकियां भर भर के रोने लगी। Thanks for regarding. This is too much in interesting mode.